सोसाइटी में हर आदमी की कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है, चाहे फिर वो रिलीजन की आइडेंटिटी हो, चाहे फिर वो कास्ट की आइडेंटिटी हो, चाहे फिर वो लैंग्वेज की आइडेंटिटी हो, या फिर चाहे वो उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन या सेक्स की आइडेंटिटी हो। हर आदमी अपने आप को किसी ना किसी आइडेंटिटी के बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई करता है और उसी से वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। कुछ लोग कुछ आइडेंटिटीज को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखते हैं, कुछ उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में देखते हैं। अब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और उसका कैसे फायदा उठाते हैं। अगर कोई अपनी कास्ट की आइडेंटिटी को दूसरों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए उपयोग करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में डालेंगे। पर अगर कोई अपने रिलीजन की आइडेंटिटी को अपने रिलीजन की भावनाओं के थ्रू लोगों को प्रेरित करने की कोशिश करता है, एक सद्भावना बनाने की कोशिश करता है, एक पीस क्रिएट करने की कोशिश करता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो हम उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखते हैं। तो डिपेंड सिर्फ ये करता है कि आप अपनी आइडेंटिटी को किस तरह से यूज़ करते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भारत जैसे समाज में जहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे इतनी ज़्यादा आइडेंटिटिकल अंडरस्टैंडिंग्स हैं, चाहे रिलीजन हो, चाहे कास्ट हो, चाहे रेस हो, चाहे ट्राइब हो, चाहे एथनिसिटी हो, चाहे सेक्स हो, ये सारी जो हैं ये आपकी एक आइडेंटिटी के पर्सपेक्टिव्स हैं। अब इन पर्सपेक्टिव्स को आप किस तरह से प्रयोग करते हो ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हालांकि पिछले कुछ दिनों में हम सब ने कास्ट सेंसेस के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं सुनी हैं, बहुत सारे विचार विमर्श सुने हैं, बहुत सारे आर्गुमेंट्स काउंटर आर्गुमेंट्स सुने हैं। पर आज की इस वीडियो में हम उन सारे आर्गुमेंट्स को एक मल्टी पर्सपेक्टिव लेवल से डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कास्ट सेंसेस इन इंडिया वेदर इट इज इंपॉर्टेंट और नॉट, विल इट बी बेनिफिशियल और नॉट। आप कभी भी अपना पर्सपेक्टिव किसी एक एडिटोरियल को पढ़ के, किसी एक विचार को सुन के मत बनाओ। हमेशा मल्टीपल पर्सपेक्टिव से समझ के, उसके इतिहास समझ के, उसका सोशल डायनेमिक समझ के, उसका पॉलिटिकल डायनेमिक समझ के, साथ ही साथ उसका लीगल डायनेमिक समझ के अपने विचार को और मजबूत करो। तो मेरा नाम है अनुज शर्मा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कास्ट सेंसेस इन इंडिया के बारे। तो आज जैसा आपने सुना होगा कि कास्ट सेंसेस इन इंडिया के ऊपर काफी चर्चा की गई कि भारत सरकार ने कहा कि देयर विल बी अ कास्ट सेंसेस, जब अगले साल जो सेंसेस होंगे उसमें हम कास्ट सेंसेस की चर्चा भी करेंगे या कास्ट सेंसेस के ऊपर भी बात करेंगे। तो 2025 में भारत सरकार ने कहा कि हम सेंसिस की बात करेंगे और सेंसिस के ऊपर अगले साल जो सेंसिस होंगे उसमें कास्ट को भी एन्यूमरेट किया जाएगा। ये पहली बार भारत में नहीं हो रहा कि कास्ट को भी एन्यूमरेट किया जाएगा या कास्ट सेंसिस की चर्चा की जाएगी। अगर हम भारत का इतिहास जानते हैं तो 1931 में पहली बार भारत में कास्ट सेंसिस जो था वो ब्रिटिश हुकूमत ने या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। पर इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारे उस समय के लीडर्स थे, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने कास्ट की आइडेंटिटी को या कास्ट के सेंसिस को उन्होंने साइडलाइन कर दिया, ये कह के कि जो ऑलरेडी डिवाइडेड देश है, जहां पे डिसइंटीग्रेशन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वहां पे एक नया फैक्टर जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने बोला सेंसिस होगा, पर सेंसिस में कास्ट सेंसिस जो है उसको साइडलाइन कर दिया गया। पर हमने कास्ट सेंसिस की बात करते हुए समझना है कि कास्ट सेंसिस का मतलब क्या है कि काउंटिंग डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स इन इंडिया बियॉन्ड एससी एसटी कैटेगरीज। जब हम बियॉन्ड एससी एसटी कैटेगरीज की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम अभी कास्ट का जब हम सेंसिस करते हैं जो हर 10 साल बाद होता है, 21 में होना था पर कोविड के चक्कर में वो टल गया और सरकार ने बोला है कि नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा। अब जब भी हम सेंसिस की बात करते हैं तो सेंसिस होता क्या है, बेसिक सेंसिस में सरकार आपके घर आती है, आपके बारे में जानकारी लेती है, आपका नाम पूछती है कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, एज ग्रुप क्या है, एज ब्रैकेट्स क्या हैं, पढ़े लिखे कितने, सारी चीजें जो है सरकार पूछती है। उसमें ना सेंसिस में एक 29वां नंबर का कॉलम होता था, 29th नंबर कॉलम। उस 29th नंबर कॉलम में सरकार ये पूछती थी कि आप एससी हो या एसटी हो। ये एससी और एसटी की क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर सरकार ये देखती थी कि आपकी आइडेंटिटी क्या है और आपको सोशल बेनिफिट्स जो हैं वो देने पड़ेंगे सरकार को अपनी सोशल वेलफेयर स्कीम्स के अंतर्गत एससीज और एसटीज को। पर अब जब हम कास्ट सेंसिस की सरकार अब बात कर रही है, सरकार कह रही है कि बियॉन्ड एससी एसटी भी जानकारी चाहिए कि ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, सारी जानकारी सरकार को चाहिए, क्योंकि कुछ अनुमानों के अनुसार भारत में 5000 के आसपास जातियां हैं। अब अगर हम एससी एसटी कैटेगरीज को या एससी एसटी कास्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो बाकी कास्ट को भी आइडेंटिफाई करने की चर्चा होनी चाहिए। तो कास्ट सेंसिस इस तरीके के लिए इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया कि 1931 में आखिरी बार कास्ट सेंसिस हुआ था, उसके बाद भारत में कास्ट सेंसिस नहीं हुआ। रिसेंटली बिहार ने, कर्नाटका ने और तेलंगाना ने अपनी कास्ट सर्वे की बात करी, जिसकी रिपोर्ट्स हमने, तेलंगाना और कर्नाटका की रिपोर्ट हमारे पास पब्लिकली अवेलेबल है। कर्नाटका की जो रिपोर्ट है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, उसके कुछ पोर्शंस अभी कुछ दिन पहले लीक हुए थे। पर अगर हम आगे बात करें कि कास्ट को लेके, तो भारत में दो जो महान विचारक रहे, बाबा साहेब अंबेडकर और महात्मा गांधी जी, इनके क्या पर्सपेक्टिव से कास्ट को लेके, तो पहले हम उन चीजों को भी समझते हैं। तो अगर हम महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी ऑलवेज बिलीव्ड इन द वर्ण सिस्टम इन ओरिजिनल फॉर्म। वो कहते थे यार वर्ण सिस्टम जो ओरिजिनल फॉर्म में है ना, जो बेसिस है कि बेसिस के वर्क के ऊपर आपका वर्ण डिसाइड किया जाता है, वो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ वर्क वो वर्ण की डिसीजन जो है वो चलता रहना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
but he opposed untouchability. He was in favor of reforms in Hinduism, but he was not in the favor of abolishment of caste और annihilation of caste. साथ ही साथ इन्होंने दलित्स को हरिजन्स कह के भी रेफर किया। पर अगर हम दूसरी ओर बात करें बाबा साहब अम्बेडकर की, डॉक्टर अम्बेडकर की, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि वर्ण जो है ना वो थ्योरी है, कास्ट उसकी प्रैक्टिकलिटी है। अगर कोई आदमी इस चीज़ को, जैसे उन्होंने महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि अगर कोई आदमी इस चीज़ से आइडेंटिफाई नहीं करता और वो नहीं मानता कि कास्ट की आइडेंटिटी क्या है या कास्ट और वर्ण में क्या रिलेशनशिप है, तो वो अपने आप को और बाकियों को मूर्ख समझने की कोशिश कर रहे हैं, मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब ने कहा कि अगर सोसाइटी में हमें बेहतरी बनानी है तो हमें कास्ट के लिए लीगल और स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है। और 1936 के आसपास बाबा साहब ने एक पुस्तक भी लिखी जो बड़ी फेमस किताब है, बड़ी अच्छी किताब है, जिसका नाम है एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। और अल्टीमेटली बाबा साहब की एक बड़ी फेमस स्पीच थी, एक स्टेटमेंट थी, जिसमें बाबा साहब ने ये कहा था कि मैं पैदा जरूर हिंदू हुआ हूं पर मैं मरूंगा हिंदू नहीं। तो जिसका ये लाइन लिखी है कि बाबा साहब ने कहा कि आई विल नॉट डाई एज अ हिंदू। तो अगर हम कास्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो 1931 में, जैसे हमने कहा, कास्ट का डाटा जो था कलेक्ट होता था। पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने क्या किया? पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने एफर्मेटिव एक्शन के लिए SC STs का डाटा जो था वो कलेक्ट करना शुरू किया, सो दैट देयर कैन बी एन अंडरस्टैंडिंग और सो दैट देयर कैन बी अ कलेक्शन ऑफ डाटा, ताकि हम एफर्मेटिव एक्शन जो है वो दे पाएं जो हमारे संविधान के अंतर्गत दिया गया है। 2011 में भारत सरकार ने कोशिश करी, जो समय के हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके सरकार के द्वारा ये कोशिश की गई कि किस तरह से SC ST का डाटा जो है इकट्ठा किया जाए, और उसके लिए एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो था वो लिया गया। पर ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की प्रॉब्लम क्या थी कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज थी और बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंसीज थी, जिसकी वजह से आज तक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का जो डाटा है वो रिलीज नहीं किया गया। पर अभी रिसेंटली से मैंने आपको बिहार वगैरह की बात करी, वो एग्जाम्पल है। अगर हम संवैधानिक प्रावधान देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में 2 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट आपको समझने की जरूरत है। एक तो है आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और एक है आर्टिकल 16 क्लॉज 4। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 बेसिकली बात करता है कि किस तरह से स्पेशल प्रोविजंस दिए जा सकते हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, वो रिजर्वेशन का बेसिस बना। और ये जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 था, ये आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। दिस वाज बेसिकली एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो जो भारत के संविधान में पहला संशोधन हुआ, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ, तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 15(4) को ऐड किया गया। पर आर्टिकल 16(4) एग्जिस्ट करता था। और आर्टिकल 16(4) किस चीज़ की बात करता है? आर्टिकल 16(4) चर्चा करता है और बात करता है कि जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको जॉब्स में एम्प्लॉयमेंट देने की बात करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क जो है वो ये है। अगर हम भारत में कमेटीज़ की बात करें तो भारत में कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ जो हैं वो बनाई गई हैं। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी बनाई गई थी, जिसको फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन कहा जाता है, जिसका नाम है काका केलकर कमीशन। उसी तरह अगर हम बात करें मंडल कमीशन की और जस्टिस रोहिणी कमीशन की, तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं। और क्या इन्होंने कहा, अभी हम वो भी देखेंगे, कास्ट की आइडेंटिटी को या कास्ट के बेसिस को समझने के लिए। तो अगर हम सबसे पहले काका केलकर कमीशन की बात करें तो 1953-55 की तक ये कमीशन थी। इसको कहा जाता है फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन ऑफ इंडिया। अब काका केलकर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी। तो जब हम काका केलकर कमीशन की रिपोर्ट की बात करते हैं, तो जब काका केलकर कमीशन ने रिपोर्ट की पब्लिश करी, तो इसमें इन्होंने कहा कि देयर आर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ और द नीड्स ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो उन्होंने कहा कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए हमें पॉलिसीज बनाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि देयर शुड बी कास्ट वाइज एन्यूमरेशन 1961 सेंसस, जो हुआ नहीं, जिसकी बात अब चल रही है। इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स होना चाहिए, जो भी मिलता है, सोशल एंड स्पेशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड इनिशिएटिव्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस। पर अगर हम ये बात करें तो इसके अनुसार सिर्फ SC STs को मिलता है, OBCs को जो इन्होंने बात की थी वो नहीं किया गया। तो काका केलकर कमीशन की जो रिपोर्ट आई, तो उस समय की जो सरकार थी उन्होंने उस रिपोर्ट को उठाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया, साइडलाइन कर दिया, इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई। पर इंप्लीमेंटेशन कौन सी रिपोर्ट की हुई? इंप्लीमेंटेशन की गई मंडल कमीशन रिपोर्ट की, जो भारत में फेमस रिपोर्ट है, जिसके बेसिस के ऊपर भारत में OBCs को रिजर्वेशन दी जाती है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को। तो जो मंडल कमीशन की फॉर्मेशन थी, ये फॉर्मेशन की गई थी मोरारजी देसाई साहब जी की सरकार के अंदर। और इस समय के ऊपर जो BP मंडल थे, जो बिहार से एक MP थे, उनके चेयरमैनशिप में ये मंडल कमीशन की स्थापना की गई। मंडल कमीशन ने कुछ बड़े फंडामेंटल पॉइंट्स दिए थे। सबसे पहला पॉइंट जो मंडल कमीशन ने बात की थी कि मंडल कमीशन ने कहा था कि देयर शुड बी 27% रिजर्वेशन फॉर OBCs इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। दूसरा उन्होंने कहा था इंट्रोडक्शन ऑफ क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट फॉर द एफ्लुएंट OBCs। एफ्लुएंट OBCs का क्रीमी लेयर का मतलब क्या है कि जो लोग
एक सीमा से ऊपर हैं, एक लाइन से ऊपर हैं, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। अब इसके लिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है जो भारत में आज भी ओबीसीज के लिए लगता है, एससीज और एसटीज के लिए इस चीज की अभी भी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है। अब यह सवाल अभी भी लोग उठा रहे हैं कि जब अगर कास्ट सेंसस होता है तो क्या एससीज और एसटीज के लिए सब क्लासिफिकेशन होगी और क्या उसके लिए क्रीमी लेयर का फॉर्मूला लगाया जाएगा? अभी हमारे पास इस चीज की कोई जानकारी नहीं है, पर अक्सर ये लोग सवाल उठाते हैं। तो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट आता है, उस क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट के लिए चर्चा की गई मंडल कमीशन के द्वारा। साथ ही साथ इसमें इन्होंने क्या कहा, इसमें इन्होंने कहा कि सर अल्टीमेटली स्किल डेवलपमेंट के लिए भी ऑप्शंस होनी चाहिए और उसके लिए भी स्कीम चलाई जाए ओबीसीज के लिए। अब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अल्टीमेटली इंप्लीमेंट किया गया वीपी सिंह सरकार जी के द्वारा। तो वीपी सिंह जी जब सरकार में आए, जब वो प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया। मंडल कमीशन रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर 27% ओबीसीज रिजर्वेशन मिला। उसके बेसिस के ऊपर भारत में कई सारे हमने दंगे भी देखे और बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी देखे। अल्टीमेटली लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, जो ही बड़ा फेमस केस इंदिरा साहनी केस था। यह इंदिरा साहनी केस जो है, इस इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ओबीसी रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी दे दी। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि 27% रिजर्वेशन ओबीसीज को मिलेगी, पर जो टोटल रिजर्वेशन है दैट शुड नॉट इंक्रीज 50%, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सरकार, कोर्ट ने क्या कहा कि अगर 50% से ज्यादा रिजर्वेशन इंक्रीज हो जाएगी तो वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध होगी, और कोर्ट ने 50% सीलिंग को बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट माना। अब उसके अलावा एक कमेटी जो और बैठी, जिसको हम कहते हैं रोहिणी कमीशन। अब रोहिणी कमीशन जो है ना, ये 2017 की सरकार ने बिठाई हुई है और इसको लगातार एक्सटेंशंस दी जा रही है सरकार। क्योंकि रोहिणी कमीशन की बात क्या की गई है, रोहिणी कमीशन को बिठाया गया था सब क्लासिफिकेशन ऑफ ओबीसीज के लिए। सब क्लासिफिकेशन ऑफ ओबीसीज का मतलब क्या है कि यह कहा गया कि जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स होते हैं रिजर्वेशन के ओबीसीज के लिए, वो सही नहीं हुए। यह माना गया और यह कहा गया कि जो ओबीसीज हैं उनमें कुछ ओबीसी कम्युनिटीज को ज्यादा बेनिफिट मिला है और कुछ ओबीसी कम्युनिटीज को कम बेनिफिट मिला है। तो यह कहा गया रोहिणी कमीशन को कि आप इसको सही तरीके से आइडेंटिफाई करें कि कौन सी कमिटी को कितना सही बेनिफिट मिला है, किसको कम बेनिफिट मिला है, किसको ज्यादा बेनिफिट मिला है। और जो बैकवर्ड क्लास कमिटीज अभी भी बची हैं कास्ट, उनको हम ज्यादा बेनिफिट देंगे, क्योंकि कुछ डोमिनेंट कास्ट ने ज्यादा बेनिफिट उठाए हैं। दोस्तों, जब मैं डोमिनेंट कास्ट की बात कर रहा हूं, मैं सोशल हायरार्की में अपर कास्ट की बात नहीं कर रहा हूं। डोमिनेंट कास्ट का और मतलब ही निकलता है कि ऐसी कोई कास्ट जो हो सकता है एस्टेब्लिश्ड सोशल हायरार्की में बैकवर्ड हो, पर इकोनॉमिक हायरार्की में और इकोनॉमिक पावर में और सोशल पावर में वो कास्ट अपलिफ्टेड हैं, उनको हम डोमिनेंट कास्ट कह सकते हैं। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स के अनुसार हम बात कर सकते हैं जाट सिख कम्युनिटी इन पंजाब, हम बात कर सकते हैं जाट्स इन हरियाणा, जाट्स इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, रेड्डीज इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये सारी वो कम्युनिटीज हैं, लिंगायत्स इन कर्नाटका, वोकालिगास, ये सारी वो कम्युनिटीज हैं जिनको हम एक तरह से मानते हैं डोमिनेंट कास्ट। और डोमिनेंट कास्ट जरूरी नहीं है कि टॉप ऑफ द लेडर बैठी हो सोशल हायरार्की में, पर हां यह जरूर है कि वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिसकी सबसे प्राइम एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो है यादव्स इन बिहार, जैसे कि आरजेडी की जो पार्टी है, राइट। अब सुप्रीम कोर्ट की ना पिछले साल की एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससी एंड एसटी को अलाउ किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने इस केस को, ईवी चन्हैया केस की जजमेंट को ओवरटर्न करते हुए यह कहा कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससी एंड एसटी शुड बी अलाउड। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससी एंड एसटी का बेनिफिट क्या होगा कि जो एससीज एंड एसटीज बैकवर्ड अभी भी हैं, जिनको अभी भी रिसोर्स एलोकेशन प्रॉपर नहीं है, उनको प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन मिल जाएगी। तो अगर उनको प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन मिलेगी तो उनको बेनिफिट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कुछ कम्युनिटीज, कुछ कास्ट अभी भी एससी और एसटी में ऐसी हैं जिनको कई सालों से बेनिफिट मिल रहा है, पर जो बेनिफिट है ना वो उन तक पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि हायरार्की में, लेडर में वो बहुत नीचे बैठे हैं, और जो ऊपर के लेडर पे एससी और एससीज बैठे हैं ना, वही हर बार मलाई खाई जा रहे हैं, नीचे तक पहुंच नहीं रहा है। तो सरकार ने ये कहा कि सर हमें चाहते हैं कि हमारा बेनिफिट लास्ट रंग तक पहुंचे, तो इसके लिए कोर्ट ने कहा कि आप सब क्लासिफिकेशन कर सकते हो, जिसमें आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सी क्लासेस हैं, कौन सी एससी एसटी कम्युनिटी हैं जिनको सोशल हायरार्की में अभी भी नीचे हैं, जिनको बेनिफिट नहीं मिला, आप उनको बेनिफिट देने का काम कर सकते हैं।
तो ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की दविंदर सिंह केस में सब क्लासिफिकेशन की। अब जो हम पहले बात कर रहे थे कि सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात की गई 2011 में, तो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो था उसने सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस निकालने की कोशिश की, बट जैसे मैंने आपको बताया कि डाटा वाज नेवर मेड पब्लिक। अब उसमें ना कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट की फाइंडिंग्स थी जो निकल के आई थी, अखबारों में पब्लिक भी हुई थी, प्रिंट भी की गई थी। जैसे 24.39 करोड़ टोटल हाउस होल्ड रूरल प्लस अर्बन भारत में बताए गए, जिसमें से यह कहा गया कि 17.91 करोड़ 17.1 करोड़ हाउस होल्ड जो है रूरल हैं, और साथ ही साथ यहां तक आप देखिए यह कहा गया कि 2.37 हाउस होल्ड्स अभी भी भारत में ऐसे हैं जिनकी दीवारें कच्चे हैं या कच्चा घर है। तो ये सारी फाइंडिंग्स जो हैं इस कास्ट सेंसस में की गई, पर उसको कभी पब्लिक नहीं किया गया। तो अगर हम कास्ट सेंसस की बात करें, आज के कास्ट सेंसस की बात करें, तो उसके कुछ पॉलिटिकल इंप्लीकेशन, सोशल इंप्लीकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस की। तो पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस में पहला पॉइंट आता है पोटेंशियल मंडल 2.0। पोटेंशियल मंडल 2.0 का मतलब क्या है कि किस तरह से जब मंडल 1.0 था, यह मंडल 2.0 में एस्केलेट हो सकता है और भारत में फिर से जाति व धर्म की राजनीति हो सकती है, जिसको मंडल कमंडल पॉलिटिक्स बोलते हैं। कि अगर आप भारत की राजनीति को फैब्रिकेट करते हैं, समझते हैं, तो आपको इस चीज की आइडेंटिफिकेशन होगी कि भारत में दो ऐसी चीजें हैं जो पैरामाउंट या मूलभूत फैसिलिटीज होती हैं, जिसमें हम कास्ट की और रिलीजन की बात करते हैं, और भारत की सारी राजनीति इन्हीं दो फीचर्स के आसपास ज्यादातर रिवॉल्व करती है। पर उसमें से अगर हम मंडल वर्सेस कमंडल की पॉलिटिक्स देखें जो भारत ने 1990 के बाद खासकर देखी, और जैसा कि कहा जाता है कि 2014 के बाद उसमें स्टॉप लगा, क्योंकि 2014 में हिंदुत्व जो था, रिलीजन जो था, उसने कास्ट को ओवरलैप कर लिया। पर क्या ये वापसी हो सकती है कास्ट की रिलीजन के साथ, और यहां ये विरुद्ध हो जाएंगे दोनों, जैसे कि 1990 से चलते आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो अगर हम कास्ट की बात करें, तो कास्ट की अगर वापसी होती है तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कि आरजेडी की पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस पॉलिटिकल है, अखिलेश यादव जी की पार्टी है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ बेनिफिट हो सकता है। और अगर धर्म की राजनीति ही चलती जाए, रिलीजन की बात ही होती जाए, हिंदुत्व की बात ही होती जाए, तो बीजेपी को इसमें से थोड़ा बेनिफिट हो सकता है, जैसा कि हमने डाटा में या रिजल्ट्स में पहले भी देखा है। तो पहला पॉइंट तो आ जाता है कि इज इट अ पोटेंशियल अपग्रेडेशन और पोटेंशियल रिवाइवल ऑफ मंडल 2.0। दूसरी बात आती है एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड क्लासेस, कि मार्जिनलाइज्ड क्लासेस जो हैं या कास्ट जो हैं उनके एम्पावरमेंट की बात होती है कि दे विल फील एम्पावर्ड और उनको भी और बेनिफिट्स मिलेंगे। तीसरी बात आती है फेडरलिज्म डिबेट की, कि फेडरलिज्म में इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें स्टेट वर्सेस सेंटर हो सकता है कास्ट एन्यूमरेशन में। जैसे एग्जांपल दें कि अगर हमने अभी कहा कि बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना ने कास्ट एन्यूमरेशन करी, अब सेंटर भी करेगा, तो सपोज कीजिए कि अगर कास्ट एन्यूमरेशन करते हैं और डाटा निकल के आता है, सेंटर और स्टेट का डाटा अलग अलग निकल के आता है, तो क्या इसमें फेडरलिज्म का चक्कर नहीं होगा? और साथ ही साथ स्टेट की ये पावर होती है कि स्टेट कैन गो फॉर कास्ट एन्यूमरेशन, सेंसस नहीं, एन्यूमरेशन। तो स्टेट जो है उसकी कास्ट एन्यूमरेशन के लिए तरफ जा सकती है, पर वो जो है एक प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर हम इकोनॉमिक डायमेंशंस की बात करें, तो इकोनॉमिक डायमेंशंस में देयर कैन बी टारगेटेड वेलफेयर स्कीम एंड सब्सिडीज, कि उन्हीं कम्युनिटीज को टारगेट किया जाएगा जो बेनिफिट, जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए। इसका प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग भारत में इस चीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो क्या प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए? अगर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होता है तो जो दूसरी साइड है वो ये बात करती है, तो क्या ये मेरिटोक्रेसी के विरुद्ध नहीं होगा? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन अभी हमारे संविधान में अलाउड नहीं है, अभी है नहीं सकता। पर काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस पार्टी लेड बाय राहुल गांधी जी, दे आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग द रिजर्वेशन एंड इवन टेकिंग इट टू द प्राइवेट सेक्टर, और 50% रिजर्वेशन का जो कैप है उसको हटाने की बात की जा रही है। साथ ही साथ बजट इंप्लीकेशन हो सकते हैं, इंक्रीज एलोकेशन टू द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ वेलफेयर। अब इसका सोशल इंपैक्ट हो सकता है। सोशल इंपैक्ट दो तरह से हो सकता है। एक, जैसे रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम, इन्होंने बोला कि कास्ट सेंसस विल हेल्प अस इंक्रीज ओबीसी कोटा। तो इसका मतलब क्या है कि वो जनसंख्या की रिजर्वेशन की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे राहुल गांधी जी आजकल नारा लेके चल रहे हैं, जो बाबा कांशीराम का हुआ करता था, कांशीराम जी का हुआ करता था, जिसको कहा जाता था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है, उसकी उतनी भागीदारी, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, कि जितनी जिसकी कास्ट प्रपोर्शन है उसकी उतनी ही रिप्रेजेंटेशन या उतना ही से होना चाहिए। तो अगर ओबीसीज का से या ओबीसीज की रिजर्वेशन या ओबीसीज की पॉपुलेशन लेट अस सपोज 60% निकल के आती है, तो क्या 60% सीट्स ओबीसी के लिए रिजर्व होनी चाहिए? इस चीज की बात हो रही है। इस चीज के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या यह सरकार कहना चाहती है, क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज कहना चाहती हैं, या क्या पॉलिटिकल पार्टीज 50% के कंडीशन को अडिग रखेंगी या उसको वायलेट नहीं होने देंगी। अगर हम पोटेंशियल इंपैक्ट्स की बात करें, तो पोटेंशियल बेनिफिट्स में आता है डाटा ड्रिवन बेनिफिट्स। ऑब्वियस सी बात है कि डाटा होगा तो आप प्रॉपर सोशल जस्टिस को एडिक्वेट तरीके तक पहुंचा सकते हैं।
एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, ये भी हमने समझा। करेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन, कि अगर कोई कम्युनिटी अंडर रिप्रेजेंटेड है तो उसको बेनिफिट मिल सकता है। और लास्ट पॉसिबल रिस्क्स, एंट्रेंस्ड कास्ट आइडेंटिटीज, सोशल फ्रेगमेंटेशन, डीपनिंग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब पॉसिबल रिस्क में हम कहते हैं कि कास्ट आइडेंटिटीज और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब देखो, हम ना इस अर्बन लाइफस्टाइल में अगर हम देखें तो अक्सर हम लोगों ने इस चीज का सवाल उठाते हैं कि कास्ट का फर्क ही क्या पड़ता है, क्या आपके लिए कास्ट इंपॉर्टेंट है? पर अगर आप भारत में जाओ, भारत को समझने की कोशिश करो, तो यू विल रियलाइज दैट कास्ट इज स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता नहीं है कि आप कितनी बार कास्ट के बेस के ऊपर कोई डिसीजन लेते हैं। अगर कास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है तो हटा दो इंटरकास्ट मैरिजेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके आओ, हटा दो कास्ट बेस्ड मैरिजेस का कॉन्सेप्ट, हटा दो कम्युनल बेसिस के ऊपर जो क्लैशेस होते हैं, हटा दो जो आज भी लोग लिखते हैं कि हमारे जीन्स ऐसे हैं, हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, या हम किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अपर कास्ट कम्युनिटी से, ताकि हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, हम इसी वजह से। तो क्यों इन चीजों की बात होती है? अगर कास्ट का मैटर नहीं है तो ये सारी चीजों की डिस्कशन क्यों होती है? तो आप इस चीज को समझिए कि अगर आपको लगता है कि कास्ट सेंसिस जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आप ये उन लोगों के बारे में सोचिए कि आज भी लोग कास्ट सेंसिस की कास्ट की वजह से प्रॉब्लमेटिक हैं। क्यों एक दलित दूल्हा अपनी घोड़ी पर चढ़ के बारात नहीं लेके जा सकता अगर कास्ट बेस्ड प्रॉब्लम नहीं है? तो ये सारी चीजों को समझना है। आप इस चीज को ऐसे मत समझिए कि कास्ट आइडेंटिफिकेशन या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ये भी तो हो सकता है ये सामाजिक न्याय की तरफ लेके जाए, ये भी तो हो सकता है कि ये लोगों को रियलाइज करवाए कि कास्ट अभी भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और हमें इसको मिलके खत्म करना है, मिलके इस बीमारी को सोसाइटी से खत्म करना है। ये तो डिपेंड करता है कि आपकी सोच किस तरह की और आप किस तरह से इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम बिहार कास्ट सर्वे की फाइंडिंग्स की बात करें, जो कि केस स्टडी बनती है, तो बिहार कास्ट सर्वे ने इस चीज को समझा कि 36% बिहार में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं, 27% एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, 19% एससी पॉपुलेशन है, 15.5% जो है अनरिजर्व्ड पॉपुलेशन है। अब हिसाब लगाइए, यह कहा जाता है कि सर अगर बिहार में 36% जातियां एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं, 27% बैकवर्ड क्लासेस हैं, 19% एससी पॉपुलेशन है और मात्र 15.5% अनरिजर्व्ड पॉपुलेशन जनरल पॉपुलेशन है, तो ये 15.5% पॉपुलेशन 50% सीटें क्यों लेके बैठी है? ये बाकी पॉपुलेशन 50% सीटों पे खेल रही है और एक ऐसी पॉपुलेशन जो सिर्फ 15% लेके बैठी है वो 50% पे पॉपुलेशन पे खेल रही है, वो 50% सीटें लेके खड़ी है। ये सवाल है, ये रिप्रेजेंटेशन की बात है, ये अंडर रिप्रेजेंटेशन है या ये ओवर रिप्रेजेंटेशन है, ये आप डिसाइड कीजिए, है ना। कि अगर 15% पॉपुलेशन को 50% सीटों की, जैसे लोग रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, आर्गुमेंट्स देते हैं, काउंटर आर्गुमेंट्स देते हैं, तो आप इस चीज को समझिए कि अगर 15% पॉपुलेशन 50% के लिए खेल रही है, तो ये सारी पॉपुलेशन सिर्फ 50% के लिए खेल रही है। अगर ये पॉपुलेशन 80% की पॉपुलेशन है, तो क्या इसको भी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए? ये सवाल है, यही सवाल है जिसके लिए सारी चर्चा जो है वो कास्ट सेंसिस की जा रही है कि अभी कास्ट सेंसिस लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो लास्ट में हम इस चीज की बात करेंगे। सतीश देशपांडे जी एक पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सोशल एनालिस्ट हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा इंडियन एक्सप्रेस में जिसमें उन्होंने ये कहा कि सर I don't say counting caste will certainly lead to social justice, but I can guarantee that not counting caste will certainly not lead to it. मतलब क्या, वो कहते हैं कि मैं कोई एश्योरेंस नहीं लेता हूं कि अगर कास्ट को काउंट किया जाता है तो सोशल जस्टिस होगा। कह रहे पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर कास्ट को नहीं काउंट किया जाता तो सोशल अनजस्टिस जरूर होगा। वो कहते हैं कि सिर्फ कास्ट सेंसिस को गिनना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कहते हैं कि कास्ट सेंसिस के साथ आप कास्ट गिनने के बाद आप उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री स्टेप्स क्या लेते हैं वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं एजुकेशन के ऊपर काम करो, एम्पावरमेंट के ऊपर काम करो, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करो। अगर सारे काम करोगे तब जाके हम इस चीज को समझ सकते हैं कि बेटरमेंट सच में हुई है या होगी या कास्ट सेंसिस का बेनिफिट होगा। सो वे फॉरवर्ड कि whether it is a reform or not ruin. So way forward reform not ruin. Why it will reform? Scientific approach होगा, पॉलिसी इंटीग्रेशन होगी, सोसाइटी बियॉन्ड कास्ट डेवलपमेंटल फैक्टर्स के ऊपर बात कर पाएगी और इंस्टीट्यूशंस और स्ट्रेंथन किए जाएंगे। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं ये हम कास्ट सेंसिस के भी देख सकते हैं। तो आप हमेशा जब भी किसी कास्ट सेंसिस की या जब भी किसी पॉलिसी की बात करें तो हमेशा एक मल्टी पर्सपेक्टिव अप्रोच से उसको समझने की कोशिश करें। ये जो पीपीटी है आपको इन मेरे चैनल्स के ऊपर अवेलेबल होगी। ये जीएस के लिए चैनल है जो हमारी टीम राज मल्होत्रा आईएएस में हमने रहते हुए बनाया है, जिसमें हम यूपीएससी शॉर्ट नोट्स को शेयर करते हैं और साथ ही साथ ये मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का चैनल है। तो जो भी लोग पॉलिटिकल साइंस में या जीएस में इंटरेस्टेड हैं, ऑब्वियसली बात है वो इन चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर, और इनके लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है अनुज शर्मा, थैंक यू, आई एम साइनिंग ऑफ। और जरूर जब भी आप कास्ट सेंसिस की बात करें, किसी टॉपिक की बात करें, सोचिए पर उसके ऊपर समझिए, पढ़िए और फिर अपना डिसीजन बनाइए। थैंक यू, फॉलो अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग।